Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. I hope you are doing great and thank you so much for coming back on my channel. Alright, so जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्वेश्चंस के साथ साथ हम थोड़ा लर्निंग एस्पेक्ट पे भी ध्यान देंगे। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में सीखने को भी मिलेगा। तो बिलियनर संदीप का एक क्वेश्चन है, लेट गो का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन। ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इसको प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करने में आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, एक मैं आउट ऑफ द टॉपिक एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझाना चाहती हूँ। नॉलेज, किसी चीज़ का भी अगर आप डीप नॉलेज लेते हैं तो जब आपको क्लियर नॉलेज, डीप नॉलेज मिलता है तो कन्फ्यूजन का स्टेट नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिना कन्फ्यूजन के रिजल्ट्स जो होते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का फंक्शन पता है, किसी मशीनरी का प्रॉपर फंक्शन पता है, किसी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ढंग से पता है और उसको अच्छे से आपने डीप लेवल पे स्टडी किया है कि ये फॉर्मूला इस तरह से क्यों अराइव होता है, इस तरह से ये क्यों बनता है, तो आप उसको किसी भी जगह अप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट 100% सही आएगा। तो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लेट गो का आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे कोचेस को आपने सुना होगा कि इस मोमेंट पे आकर ऐसा करने के बाद आप लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, डिज़ायर को लेट गो कर दीजिए। ये लेट गो का मतलब होता क्या है? सो लेट गो का मतलब डिज़ायर की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखना, या डिज़ायर के बारे में वापस सोचना नहीं है, या डिज़ायर को हमेशा के लिए त्याग देना। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, कि अगर आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोबारा उस बारे में सोचना भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेटिंग गो का मतलब होता है डिज़ायर से जुड़ी जो भी वरीज हैं, डिज़ायर से जुड़े जो भी डाउट्स हैं, डिज़ायर से जुड़े जो भी आपके फियर्स हैं, यानी आपकी चिंता, आपके डाउट्स और आपके बहुत सारे अनसेड फियर्स जो हैं, जो आप किसी को बताते नहीं हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होता है, लेकिन होगा कैसे, मेरे को तो लगता है शायद नहीं होगा, ऐसे प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ, मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये होगा। आपके ऊपर वो फियर इतना हावी है। ये सारी चीज़ें, इनको लेट गो करने की बात की गई है। ठीक है, लेटिंग गो का मतलब होता है कि आपको अब अपने आप पर, इस पूरे प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन पर और एज अ डेलिब्रेट क्रिएटर आपकी पावर्स पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि अब आप आंख बंद करके निश्चिंत हो गए हैं कि ये चीज़ 100% होनी ही होनी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब कोई छोटा सा बेबी घर में होता है, कोई भी, किसी का भी आपने भी देखा होगा, बहुत छोटा सा बेबी है, वो मुश्किल से 1-1.5 साल का है, वो वॉक करना भी सीखा है उसने। आपने कभी देखा है जब वो वॉक करता है, फर्स्ट स्टेप उठाता है, सेकंड स्टेप उठाता है, तो उसके आसपास कोई ना कोई बड़ा जो होता है वो उसके आसपास ही रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए, उसके ऊपर पूरी की पूरी निगरानी रखे रहता है कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, उसके मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जाता है कि कहीं ये बच्चा गिर ना जाए। ठीक है, और एक टाइम आता है, वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद घर में वो कहीं भी टहलता है, आप उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वो घर से बाहर जाता है तब आप उसकी निगरानी रखते हैं, यानी तब आप उसको मॉनिटर करते हैं कि वो कहीं रोड ठीक से क्रॉस तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं अगर रोड पर चल रहा है तो कार्स की तरफ तो नहीं जा रहा है, थोड़ा आप ध्यान रखते हैं। जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो एक टाइम आता है कि आप उसको स्कूल छोड़ने भी नहीं जाते हैं, उसको उस भरोसे पर छोड़ दिया जाता है कि हाँ, 2-1 बार छोड़ के आए हैं, अभी पता है उसको रास्ता, वो चला जाएगा। वो खुद ब खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो अपनी बाइक उठाता है, अपनी साइकिल उठाता है और खुद स्कूल या कहीं पर भी ट्यूशन वगैरह चलने चला जाता है। उसके पीछे आप निगरानी नहीं रखते हैं। ठीक है, ना ही उसकी तरफ आपको चिंता होती है कि जाएगा कैसे, इसका एक एक कदम हमें मॉनिटर तो नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। वो क्या चीज़ है जो आपको लेट गो करने के लिए आप तैयार हो जाते हो? वो क्या चीज़ है? वो है आपका भरोसा उस बच्चे के ऊपर कि पहले वो शायद इतना छोटा सा था, इतना नन्हा मुन्ना सा था कि उसको कहीं चोट ना लग जाए, वो इतना काबिल नहीं था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से आप उसके हर एक कदम को निगरानी में रखते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा चिंता करते हैं कि अगर कहीं गिर गया तो चोट ना लग जाए, राइट। लेकिन वही बच्चा होता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो वो घर के बाहर की बात क्या, वो तो कंट्री क्रॉस करके शायद बहुत सारे घरों में होता होगा कि लोग जो हैं वो आउटसाइड इंडिया भी जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आप उसको भरोसे पर भेज देते हैं। ये भरोसा है, ये ट्रस्ट है, ये आपका अनडाइंग फेथ है आपके बच्चे के ऊपर, ठीक है, कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी टेक केयर वो खुद से कर सकता है। अब आपका वो जब वो छोटा था, जिस सेंस से और जिस निगाह से आप उसको देखते थे, एक फीबल बच्चा, एक छोटा सा कमज़ोर बच्चा जिसको हमेशा केयर की ज़रूरत है, अब वो उस लेवल का नहीं है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुका है जो कि अपना ख्याल खुद से रख सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट when you are manifesting something deliberately। तो जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आपको अपनी डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगती है, आपको ये लगता है कि कैसे होगा, मतलब आप खुद अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि कैसे होगा ये। ऑल ऑफ अ सडन एक फॉरेन थॉट है आपके लिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन थॉट जिसको आप समझते हैं कि तो बाहर से अभी मैंने सोचा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप अभी बैठे हैं, अचानक से आपकी एक रूटीन मंडेन लाइफ चल रही है और ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में एक इच्छा प्रकट होती है कि काश मेरे को ना कहीं से लेट्स से 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए। एक फॉरेन थॉट है ना, यानी एक डेली रूटीन का थॉट नहीं है, एक बहुत ही रैंडम आउट ऑफ द डेली रूटीन मंडेन थॉट आपने अपनी लाइफ में एंटर होने दिया। अब जब इस सिंगल थॉट को आप बार बार सोचते हैं तो क्या होता है, अभी आप फ्रॉम अ वीकर पोजीशन इसको देख रहे हैं, तो आपको हर समय इससे रिलेटेड फियर, इससे रिलेटेड वरी, इससे रिलेटेड डाउट, ये चीज़ें सताती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसी डिज़ायर को एक फॉर्मेट के तौर पे सैट्स प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ स्टेट अकिन टू स्लीप, आप इमेजिनेशन करते हैं इसका, आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आप फीलिंग से अटैच होते हैं इसके साथ और इसको बार बार रिपीट करते हैं, तो माइंड में वही सिंगल डिज़ायर अब फॉरेन थॉट नहीं रह गया। यानी अब एक बहुत ही रैंडम बाहर से आया हुआ थॉट नहीं रह गया है, अब ये आपके डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसको आपने प्रैक्टिस करके अपनाया है, जिसको आपने प्रैक्टिस करके अपना बनाया है, ठीक है। तो अब वो एक पराया चीज़ नहीं रह गई, एक आपकी अपनी चीज़ हो गई। अब इसको आप जब कंटिन्यूसली करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस डिज़ायर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप इस डिज़ायर के साथ साथ अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एज अ डेलिब्रेट क्रिएटर स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और एक पॉइंट आता है जब आप इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फील करते हैं, इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फील करते हैं कि आपको लगता है ये चीज़ रियलिटी है, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। मैंने इतनी बार देखा है इसे कि ये चीज़ मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये मेरी लाइफ की रियलिटी है। और जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एंड नाउ दिस इज़ द पॉइंट जब आपको लेट गो कर देना है, यानी अब आपको इससे रिगार्डिंग चिंता नहीं करनी है, अब आपको इसके रिगार्डिंग सोचना नेगेटिव नहीं है, अब आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रोसेस में हाउ और व्हेन का क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पहले से ही पता है। आपको पता है कि कहीं से भी होगा, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी। आपको इतना भरोसा है, इतना अनडाइंग फेथ है
क्योंकि आपने इसको इतनी बार सोचा है, अपनी लाइफ का एक इतना मेजर हिस्सा इसको बनाया है और इसके बारे में सोच सोच के इस डिज़ायर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसके विजुअलाइज्ड सीन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है फील कर करके कि अब आपको ये मेमोरी आपकी लाइफ से अलग नहीं है और इस टाइम पे आप निश्चिंत हो चुके हैं कि होगा, जब भी होगा 3D में तो होगा, लेकिन मुझे पता है दैट आई एम वर्थ ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ मनी. आई एम वर्दी of getting random money from anywhere. I am worthy to have this kind of luxury in my life. I am, worthy of creating this kind of big desire in my life. ठीक है, अब आप उस worthiness को question नहीं कर रहे हैं. This is what it means. Alright, so अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है. तो क्या इसका मतलब ये है कि अब इस डिज़ायर को विजुलाइज़ किया है हमने इतनी बार, तो अब क्या दोबारा इसे विजुलाइज़ करना ही नहीं है, अब इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, या फिर अब हमें जो रूटीन हम फॉलो कर रहे थे क्या अब उसको हमें करना बंद कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक रूटीन की बात आती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव का एक ऐसा रूटीन है जो आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए बेहतर होता है. उसको कंटिन्यूसली करते रहिए, इट वुड बी मच बेटर. आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन बेटर होती चली जाएगी. ईच डे एवरी डे इट इज़ गोइंग टू गेट बेटर बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप को, आप अपने रूम को डेली कुछ ना कुछ अगर आप सफाई करते रहेंगे उस रूम की, कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें छोटी छोटी चीज़ों से उसको सजाते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा रूम हर दिन आपको बेटर लगेगा, आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगेगा. और अगर कोई बाहर से बंदा आके देखेगा तो वो उस रूम की तारीफ के बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप लगातार एवरी डे उस पर काम कर रहे हैं. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव पर लगातार आप काम कर सकते हैं. बट जहाँ तक बात आती है सैट्स की, जहाँ तक बात आती है विजुलाइज करने की, जहाँ तक बात आती है उस प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की टेक्निक को करने की, अब आप क्यों करेंगे वो टेक्निक? क्योंकि अब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया है ना कि ये आपकी ही अपनी है. अभी तक वो एक्सेप्टिंग नहीं था, इसलिए वो एक फॉरेन थॉट लगता. जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में सपोज किसी को आपने रखा है कुछ काम करने के लिए, जब पहली बार वो बंदा घर में आता है और बेल बजाता है तो आपको 100 बार चेक करना पड़ता है ना कौन बंदा है, किस पर्पस के लिए आया है, इसको अंदर अलाउ भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट वही पर्सन अगर घर में लेट्स से हाउस एड है या कोई ऐसा पर्सन जो आपके पास लगातार डेली बेसिस पे आता है और अब तो वो घर का ही हिस्सा बन गया है, तो जब घर का हिस्सा बन गया है तो आपको लगता है आप उसी कॉशियसनेस के साथ, उसी वरीनेस के साथ, उसी डाउटफुल बिहेवियर के साथ अब आप उसको ट्रीट करेंगे? नहीं, वो आपके घर का हिस्सा हो चुका है. तो अब आप जैसे आप रहते हैं वैसे वो भी रहता है. एग्जैक्टली आपकी डिज़ायर के साथ भी है, क्योंकि आप उसको इतनी बार मतलब देख चुके हैं मन में, तो अब आपका वो अपना एक हिस्सा है वो आपकी मेमोरी का. इसलिए अब आपको उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको एज अ मेमोरी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, एज अ मेमोरी उसको याद करके. आपकी बहुत सारी बचपन की और चाइल्डहुड डेज से अलावा भी आपके जो लव रिलेशनशिप्स रहे हैं या जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज रही हैं, कभी कभी आपका मन होता है ना वो चीज़ एकदम से याद आती है और हम हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो मेमोरी इतनी प्यारी है कि हम जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो हमें मुस्कुराहट हमारे फेस पर आ जाती है. हमारा जो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो स्माइलिंग फेस में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ एग्जैक्टली द सेम. अब आपको इसको फ्रॉम द स्टेट ऑफ लैक से नहीं देखना है, बट फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट की तरफ से देखना है. जब भी आप इस पूरे के पूरे सीन को वापस से रिकॉल करें तो अब आपके फेस पर भी वो एक स्मॉल स्माइल ऑफ विश फुलफिल्ड, एक प्यारी मेमोरी को याद किया है आपने, उस तरह की स्माइल आपके फेस पर आनी चाहिए. आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, आपको अंदर से एक बहुत ही प्यारा जॉय का एहसास होना चाहिए. एंड दैट्स इट. आप इसकी तरफ इस बारे में एक चिंता का विषय है ऐसा करके नहीं सोच रहे हैं. एक अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ की जिसको मैं बार बार याद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा सोच के आप इसको देख रहे हैं. ठीक है, एंड दैट्स इट. दिस इज़ हाउ यू लेट गो. एंड द मोमेंट यू लेट गो, यू आर नॉट completely attached with that.
डिज़ायर। तो जब आपका अटैचमेंट कम होता है तो आपने यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दिया? आपने अपने फेथ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया, आपने अपनी पावर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। और जब ये दोनों चीज़ों पर आप फेथ दिखाते हैं तो 3D के पास तो दूसरा चॉइस है ही नहीं ना, क्योंकि 3D तो आपकी ही इंटरनल क्रिएशन को रेप्लिकेट करती है, उसी का फिजिकल क्रिएशन आपको 3D में दिखाई देता है। तो बस अब उसके बाद मूवमेंट आपकी 3D में होना स्टार्ट हो जाती है। फिर सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली इस क्रिएशन को बनाने के लिए अपने आप आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जो आपकी इस डिज़ायर को एक फिजिकल फॉर्मेट में आपकी लाइफ में लेकर आएगी। ठीक है, सो ये था लेटिंग गो का एक्सपीरियंस। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आती है जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और कहाँ पर हमें इस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए और कैसे उसको बाद में माइंड में सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी about it. So yeah, this is it. This is the video. I hope you liked today's video, and in case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching, but हिंदी में। सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है ताकि हिंदी में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जा सकें और बहुत ही डेप्थ में आपको इसका नॉलेज मिले टॉपिक बाय टॉपिक, एंड आप भी अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकें बाय यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन। सो येस, आई विल बी मीटिंग यू वेरी वेरी सून in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.